हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th की साइंस में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। यानी कि ये जो चैप्टर है ये रिप्रोडक्शन पर बेस्ड है। देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है कि अपने ही समान एक नए जंतु को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है या फिर जनन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अपने ही समान एक नए जंतु को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन होता है कि समस्त जीवों को अपनी वंश परंपरा या निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है ना। इस प्रक्रिया को जनन या फिर प्रजनन कहते हैं। ठीक, तो सजीवों में जनन दो प्रकार से होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है कि जब कोई जीव जनन के लिए अपने शरीर के किसी भी भाग, कोशिका या किसी विशेष निर्मित संरचना को इस्तेमाल करता है और इसमें लैंगिक संलयन नहीं होता। ठीक, तो ये कहलाता है अलैंगिक जनन। यानी कि जीव के शरीर का कोई भी भाग जो है वो उत्पन्न हो जाए, वृद्धि और विकास कर ले और नए जीव जंतु को उत्पन्न कर दे, तो इस प्रकार का जनन जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है। अब देखिए अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतानें पूर्णतया अपने जनक के जैसे ही होती हैं। ठीक है, कैसी होती है? पूर्ण रूप से जनक के जैसे होती हैं और इन संतानों में किसी प्रकार की विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। देखिए जीवों में अलैंगिक जनन कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो हम देख लेते हैं कि विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु, कायिक प्रवर्धन के द्वारा इनमें जो है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है कि जब किसी जीव अथवा एक ही जीव जाति के दो सदस्यों द्वारा उत्पन्न दो युग्मकों, ठीक है, गैमीट्स के संलयन से बने युग्मनज यानी कि जायगोट से संतान का उत्पन्न होता है, तो उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। और इस संतान में दोनों युग्मकों के लक्षणों का मिश्रण होता है। देखिए अभी हमने अलैंगिक पढ़ा, तो अलैंगिक में क्या होता था कि शरीर का कोई भी अंग जो है वृद्धि और विकास कर लिया और मूल जो शरीर है उससे अलग हो गया और नए जंतु का निर्माण हो गया। लेकिन लैंगिक में क्या हो रहा है कि दोनों सदस्य यानी कि नर और मादा, जीव जाति के दोनों सदस्य द्वारा, है ना, यानी कि नर भी और मादा, तो नर के गैमेट्स और मादा के गैमेट्स दोनों आपस में मिलकर जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे और उस जायगोट से जब संतान का जन्म होगा तो इस प्रकार की जनन प्रक्रिया को कहेंगे हम लैंगिक जनन। ठीक है, और इस संतान में देखिए दोनों युग्मकों के लक्षणों का मिश्रण होगा। यानी कि जो गैमेट्स आ रहे हैं वो एक फीमेल से आ रहे हैं और मेल से आ रहे हैं, तो दोनों के कैरेक्टर जो होंगे नए संतान में पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम अलैंगिक में अभी पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि कोई भी बॉडी पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी कि वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो इसमें क्या है केवल एक ही सदस्य का कैरेक्टर जा रहा था अलैंगिक में। लैंगिक में दोनों के कैरेक्टर जाते हैं, तो दोनों के कैरेक्टर जाते हैं यानी कि जो संतान होगी वो जो है अनेक विभिन्नताओं वाला होगा, है ना, उसमें जो है कई प्रकार की विभिन्नताएं भी पाई जाएंगी। ठीक है, लैंगिक जनन के फलस्वरूप अनेक विभिन्नताओं की संभावना रहती है। चलिए अब देखिए अलैंगिक जनन में पहला हम देख रहे हैं विखंडन के बारे में। विखंडन यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिजन। तो इसमें पहला है द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन। तो प्रायः एक कोश के जीव समझ रहे होंगे ना, कि ऐसा जीव जिसका संपूर्ण शरीर एक ही कोशा में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, एक ही कोशा में जिसका पूरा शरीर पूर्ण होता है उसे हम कहते हैं एक कोश की जीव। तो देखिए लिखा है कि ये जो है एक कोश के जीवों में होता है द्विविखंडन की प्रक्रिया। जीव में पूर्णतया वृद्धि होने के कारण जीव की जो कोशिका का केंद्रक होता है वो लंबा हो जाता है और दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है तथा कोशिका द्रव भी विभाजित हो जाता है और इस प्रकार से दो जीवों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का जो है बाइनरी फ्यूजन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम, यीस्ट में। ठीक, यीस्ट को बोलते हैं कवक।
देखिए फिगर, देखिए ये अमीबा का है फिगर, है ना। तो ये कोशिका द्रव हो गया और केंद्र। तो कह रहा है कि केंद्र जब पूर्ण रूप से वृद्धि और विकास हो जाता है जीव का, तो इनका केंद्र जो होता है न्यूक्लियस, वो लंबा हो जाता है, 2 भागों में विभाजित होने लगता है। ठीक है, और 2 भागों में विभाजित हो गया तो 2 नए जंतुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, 2 भागों में विभाजित हो रहा है, इसलिए कहते हैं इसको द्विखंडन। दूसरा देखिए बहुविखंडन। बहुविखंडन नाम से ही क्लियर हो रहा है ना कि यानी कि कई खंडों में विभाजित हो जाए, कोई निश्चित संख्या नहीं है, कई भी खंडों में अगर विभाजित हो जा रहा है तो उसे हम कहेंगे बहुविखंडन, यानी कि मल्टीपल फ्यूजन। तो एक कोशिका का कई बार विभाजित होकर अनेक खंडों में विभाजन होकर स्वतंत्र जीवों के रूप में विकसित हो जाने की प्रक्रिया को बहुविखंडन कहते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है बहुविखंडन प्रक्रिया पाई जाती है यूलोथ्रिक्स, मलेरिया परजीवी और अमीबा में। देखिए फिगर देख लीजिए, मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है ना। ये देखिए, ये जो है न्यूक्लियस जो है आपस में ही विभाजित होने लगा, एक से हो गया, कितने ढेर सारे बन गए, और फिर ये और विकसित हो गए और अन्य जो है अनगिनत संख्या में ये विखंडित हो गए। तो इस प्रकार से ये जो है मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। देखिए दूसरा है अब खंडन, फ्रेगमेंटेशन। तो कुछ बहुकोशिकीय जीव, विशेषकर अनेक शैवाल, कवक, ठीक है, ये होते हैं कवक, पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके 2 या अधिक खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम खंडन। और ये जैसे कि हम देख लेते हैं ये किसमें होता है, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, राइजोपस, ये क्या है, एल्गी हैं। तो इस प्रकार के एल्गी में ये खंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। देखिए ये जनक तंतु है स्पाइरोगैरा का, आपको फिगर दिख रहा है ना। स्पाइरोगैरा है, एक बड़ा सा फिलामेंट है, बड़ा सा तंतु है उसका स्पाइरोगैरा का। तो कई भागों में बट गया ये, ठीक, जैसे यहाँ पे ये टूट गया, ये वाला भाग यहाँ आ गया, इधर वाला भाग ये, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसी कैपेसिटी होती है कि जितने भागों में ये टूटेगा वो सभी भाग जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे और एक नए तंतु का निर्माण कर देंगे। तो ये देखिए जो नया जो खंड जो है टूटे हैं, ये पूर्ण रूप से विकसित होने लगा है और नया तंतु बना रहा है। इस प्रकार से ये भी देखिए। अब नेक्स्ट देखिए बीजाणुओं के द्वारा बाइस्पोर्स। तो मलेरिया परजीवी, अमीबा, राइजोपस, फर्न आदि जीवों में एक कोश की भित्ति या फिर कोष्ठ युक्त संरचनाएं बनती हैं, जिसे कि क्या बोलते हैं, बीजाणु बोलते हैं, जो कि अनुकूल अवसर मिलने पर पूर्ण जीव में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, जब मौसम जो है इनके अनुकूल नहीं रहता है, प्रतिकूल मौसम रहता है, प्रतिकूल मौसम जैसे कि या प्रतिकूल वातावरणीय अवस्थाएं कही जाती है ना, यानी कि जैसे कि जिस ताप दाब और मौसम में ये वृद्धि करते हैं, वो ताप दाब और मौसम जो है उस समय उपस्थित ना हो, तो क्या करते हैं ये एक सिस्ट का फॉर्म बनाते, कोष्ठक रूपी जो है संरचना का निर्माण कर देते हैं, है ना। लेकिन जब जैसे ही इनके अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं, तापमान इनके अनुकूल हो जाता है, ठीक है, दाब इनके अनुकूल हो जाता है, तो ये वृद्धि कर लेती हैं और एक नए जीव का निर्माण कर देती हैं। चलिए नेक्स्ट है पुनरुद्ध भवन, बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। तो यदि किसी पूर्ण रूप से विभेदित कुछ बहुकोशिक जीवों के कायिक भाग में एक नए जीवों का निर्माण की क्षमता होती है और जब ये जीव शरीर क्षत विक्षत हो जाए, यानी कि टूट फूट जाए, तो उसका प्रत्येक भाग विकसित होकर नए जीव में रूपांतरित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पुनरुद्ध भवन, है ना। यानी कि जैसे कोई जीव है, ठीक है,
अगर मान लीजिए इस पर कोई प्रभाव पड़ा किसी भी प्रभाव के कारण उनका शरीर जो है कई भागों में विभाजित हो जाए, ठीक है, तो उनमें ऐसी क्षमता होती है कि जितने भी भागों में ये टूटे तो वो सभी जो भाग हैं वो फिर से नए जीव का निर्माण कर सके। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो देखिए यहाँ पे प्लेनेरिया जंतु दिख रहा है, ठीक है, प्लेनेरिया है ये, ठीक है। तो मान लीजिए ये 3 भागों में विभाजित हो गया और ये है ना, 3 भागों में बट गया। इसका मुख वाला पार्ट ऊपर है, ठीक, ये इसका बीच का है और ये टेल वाला पार्ट है ना, 3 भागों में विभाजित हो गया। तो ये तीनों भाग जो है वे 3 नए जंतु का निर्माण करेंगे, है ना। ये देखिए ये जो है मुख वाला पार्ट, इससे जो है नीचे वाला पार्ट जो है रीजनरेट कर गया। यहाँ देखिए केवल बीच वाला पार्ट ही है यहाँ पे और इसी की सहायता से ये जो है ऊपर भी जनरेट कर गया, है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ केवल पूंछ वाला पार्ट ही है, टेल है, लेकिन ये पूरे शरीर का निर्माण कर लिए रीजनरेट होके। और इस प्रकार से 1 से 3 नए प्लेनेरिया जंतु का निर्माण हो गया। अब नेक्स्ट देखिए मुकुलन, ठीक है, 5वां मुकुलन है बडिंग। इसमें क्या होता है कि जीव शरीर में एक मुकुल जैसी संरचना में वृद्धि होने लगती है, ठीक है, और एक कोश के जीव जैसे कि यीस्ट में ये केंद्रक के 2 भागों में विभाजित हो जाता है तथा यह केंद्रक पहले से बन रही मुकुल में भी आ जाता है। मुकुल मातृ कोशिका से अलग वृद्धि कर सकती है और ये एक नए मुकुल का निर्माण भी कर सकती है ना। यानी कि मुकुल में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो जो है अपने मातृ जो जनक होता है, जनक पौधा कहिए या जंतु जो भी कहिए, उससे ये अलग हो जाएगा तो भी वृद्धि कर लेगी और जो है अपने ही समान एक नए मुकुल का भी निर्माण कर सकती है। तो बहुकोशिकीय किंतु निम्न श्रेणी जंतुओं में भी मुकुलन होता है, जैसे कि हो गई ये हाइड्रा, स्पंज आदि। एक कोशिकीय जीव में भी होता है, साथ ही बहुकोशिकीय जंतु में भी होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जंतु कौन से हैं? निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु। जैसे निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु कौन से हैं? हाइड्रा, स्पंज, इनमें भी मुकुलन की प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे फिगर देखिए यीस्ट, यीस्ट क्या है? एक कोशिकीय जंतु है ना। देखिए ये यीस्ट है, यीस्ट में अचानक से ही मुकुल का फॉर्मेशन होने लगा। ये क्या है? मुकुल है, ठीक। मुकुल का फॉर्मेशन शुरू हो गया। साथ में आपने देखा था कि केंद्रक का भी विभाजन होने लगता है ना। तो देखिए ये और बड़ा हो गया और ये जो है ये मुकुल जो है देखिए मुख्य शरीर से लगा हुआ है और साथ में ये जो है एक अपने ही समान और मुकुल का भी इसमें निर्माण हो रहा है, ठीक। तो जो है ये अगर अलग हो जाएंगे टूट के मुख्य शरीर से तो भी ये जो है वृद्धि और विकास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये लंबे लंबे जो संरचना बन रही है, अगर सबको तोड़ दिया जाए तो भी ये अलग अलग वृद्धि और विकास कर सकेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यीस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया होती है। यीस्ट क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। अब देखिए बहुकोशिकीय हाइड्रा में देख लेते हैं। देखिए ये मुख्य शरीर है हाइड्रा का, है ना। ठीक है, तो देखिए इसमें मुकुल का फॉर्मेशन होने लगा साइड से, ठीक है। इनके शरीर से ही साइड से एक नए छोटे हाइड्रा का निर्माण हो रहा है ना। फिर ये देखिए, और अभी हमने पढ़ा ना कि इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर ये इसे अलग कर दिया जाए तो ये क्या होता है? ये वृद्धि विकास कर सकता है और अपने समान एक नए हाइड्रा को उत्पन्न कर सकता है, अपने समान एक नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये जीव जो मुकुल है ये अलग हो गया, है ना। और ये जो है मेन हाइड्रा अलग हो गया। और अगर ये और वृद्धि अगर कर लेगा तो क्या होगा? इसमें भी एक नए मुकुल का फॉर्मेशन
शुरू हो जाएगा, नए हाइड्रा का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनमें जनन की प्रक्रिया होती है। छठा है देखिए कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें क्या होता है कि पौधों में बीज के अतिरिक्त किसी कायिक अंग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि के द्वारा नया पौधा जब बनता है तो इसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना कि जिसमें बीज की जरूरत नहीं होती है, उसका कलम ही यूज़ कर लेते हैं, है ना, कहते हैं कि इसका बीज होता ही नहीं है तो हम बीज का कहाँ उपयोग करेंगे। या कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें के लिए जो है बीज से भी नया पौधा बनता है। इसके अलावा अगर किसी टहनी का उपयोग हम करें, किसी टहनी को अगर मिट्टी में हम रोप दें तो उससे भी नया पौधा बन जाता है ना। यानी कि बीज का उपयोग ना करके अगर पौधे के किसी भी अन्य भाग का उपयोग कर लिया गया नए पौधे के निर्माण के लिए तो उसे हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहेंगे, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। तो देखिए प्राकृतिक क्या होता है कि यानी कि पौधा जो है स्वयं जो है कोई जो है नई प्रक्रिया अपना रहा है ना। पौधे द्वारा स्वयं अपने समान जो है नए जंतु को नए पौधे के निर्माण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक, इसमें जो है किसी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। प्राकृतिक नाम ही ये क्लियर है, प्राकृतिक यानी कि पौधा स्वयं प्रक्रिया कर रहा है। जबकि कृत्रिम में क्या होता है, कृत्रिम में होता है कि मानव अपने लाभ के लिए पौधे के किसी भाग का उपयोग करता है नए पौधे के निर्माण के लिए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। ठीक, उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है। तो देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन क्या है कि उच्च वर्ग के पादपों में प्राय कायिक अंगों से कलिकाएं विकसित हो जाती हैं और नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। इसे ही कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। जैसे देखिए कुछ पौधे की जड़ें खाद्य संचय करके मांसल हो जाती हैं, जैसे कि शकरकंद, सतावर आदि। तो इन पर मांसल कलिकाएं विकसित हो जाती हैं जो कि नए पौधे का निर्माण कर देती हैं, है ना। जैसे शकरकंद वगैरह है तो कह रहा है कि इसमें जो है कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक, और ये जो कलिकाएं हैं यही विकसित हो जाती हैं और नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। कुछ भूमिगत तने होते हैं। देखिए जड़ कौन सी होती है याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें छाटिए मतलब कि जड़ क्या है। तो शकरकंद, सतावरी क्या है, जड़ है। जड़ से जो है नए पौधे का निर्माण होता है। शकरकंद याद है ना आप लोग को, जो व्रत में खाया जाता है। अब देखिए भूमिगत तना, भूमिगत तने के अंतर्गत आता है प्रकंद, कंद, घनकंद और शल्ककंद। ठीक है, भूमिगत तने का एग्जाम्पल क्या है, अदरक, हल्दी, आलू, जिमीकंद, अरबी, प्याज। ठीक, तो यानी ये सब क्या है, तने हैं। तो भूमिगत तने भी इसी प्रकार से उत्पन्न होते हैं। यानी कि जैसे कि आलू है ना, तो उसमें क्या होता है कुछ दिनों बाद आप देखेंगे उसमें आँखें आने लगती हैं, इसको बोलते हैं आँख आना। ठीक, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। ये और भी वृद्धि कर ले अगर तो एक नए पौधे का निर्माण कर देगी, यहाँ से नया पौधा बन सकता है ना। तो जब इनको रोपा जाता है जमीन में तो क्या करते हैं, इनको जो है कई भागों में विभाजित कर देते हैं। मतलब इतने भागों में विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक भाग में इनकी जो आँख वाला पार्ट है वो पहुँचे। फिर उसे जो है जमीन में रोप दिया जाता है जिससे कि नए आलू के पौधे का निर्माण हो जाता है। ओके, तो यहाँ देखिए याद रखने वाली चीज़ है कि भूमिगत तने होते हैं। पूछा जाता है ना कि अदरक क्या है, तना है या फिर जड़ है। ठीक, आलू का खाया जाने वाला भाग क्या है, तो हम कहेंगे तना है। हल्दी क्या है, तना है। जिमीकंद क्या है, तना है। प्याज क्या है, तना है। तो यहाँ से जो है इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार से देखिए कुछ पत्तियां होती हैं, पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे कि देखिए पत्थरचीटा और बिगोनिया के जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां मांसल हो जाती हैं और इनके शीर्ष और किनारों पर कलिकाएं निकल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पत्ती है बिगोनिया का मान लीजिए, फिर पत्थरचीटा जो भी। ठीक, इस तरह से पत्ती होती है तो ये पत्ती जो है मोटी हो जाती है ना।
ये जो है मांसल हो जाती है, मोटी हो जाती है, और जो है इसके शीर्ष पर किनारों पर यहाँ से कलिका निकलने लगेगी। ठीक, और ये कलिका वृद्धि कर जाएगी और वृद्धि करके एक नए पौधे का निर्माण कर देती है। इस प्रकार से देखिए घास में, तो घास में भूसतारी, गुलदाउदी, पुदीना आदि में सकर्स के द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, यानी कि ये रनर होती है, यानी कि जमीन में ये आगे बढ़ती हैं इस तरह से। जैसे गुलदाउदी पुदीना का पौधा आप लोग देखे होंगे, तो एक यहाँ पे पौधा उगेगा, ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे, मतलब ये ऐसी जमीन में आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है एक नए पौधे का ये निर्माण करती रहती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग कृत्रिम कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा लैंगिक जनन के बारे में। ओके।